लिंक। वेलकम बैक। अब हमें स्टार्ट करना है फैमिली सोलेनेसी से। अभी हमने लिलियेसी फैमिली कंप्लीट कर फैबेसी फैमिली कंप्लीट किया। फैबेसी फैमिली पल्स फैमिली था, डाइकॉट में एक फैमिली है। हालांकि डाइकॉट की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली ब्रासिकेसी ही है। डाइकॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आइडियल फैमिली की अगर हम बात करें तो उस केस में आपको वही ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि डाइकॉट के अंदर बहुत सारी फैमिली है, तो उसमें से अगर हम कहें तो फैबेसी इज वन ऑफ देम। सो नेक्स्ट फैमिली पे चलते हैं। फैमिली सोलेनेसी या पोटैटो फैमिली कहलाती है। ये भी एक बड़ी फैमिली है। इट्स अ लार्ज फैमिली, बुक में दिया है ना। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक एंड इवन टेम्परेट एरियाज में भी मिलेगी आपको। तो ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट का क्या है केस है, वो आप जैसे पढ़ते ही हैं, ज्योग्राफी में कहीं पढ़ा हुआ आपने, या आगे हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल बेल्ट इक्वेटोरियल लाइन हो गई, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल बेल्ट आएगी, फिर ऊपर टेम्परेट आएगा, आर्कटिक आएगा, पोल आएगा। दीज आर लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, है ना। जब हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड होता है इक्वेटर से पोल, और एल्टीट्यूड होता है माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप, या एग्जैक्टली कहा जाए तो हाइट फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से कितना ऊंचा है, दैट इज एल्टीट्यूड। और इक्वेटर से पोल पे जाएं तो लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हैं बेसिकली, हम आगे पढ़ेंगे। अगर नहीं भी किसी को क्लियर है तो कोई इश्यू नहीं है, हम इसको भी आगे देखेंगे। अभी बस हम याद कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट सारे एरिया के अंदर आपको जो है वो ये मिल जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हमने फैबेसी फैमिली मैंने आपको कंप्लीट कराया था। फैबेसी में एक्चुअली मैंने ये स्लाइड आपको दी हुई है। अंशिका ने मुझे कुछ रिमाइंड भी कराया था, एंड वो सही है इस मामले में। ये एक्चुअली शीशम का जो नेम है ना, ये शौरिया रोबस्टा नहीं है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। दिस इज डलबर्जिया सीशो है ना। एंड थैंक्स फॉर दैट। दिस इज डलबर्जिया सीशो। शौरिया रोबस्टा साल का नेम है, और फिलहाल उसका भी हमारा रेफरेंस नहीं है, ये आप छोड़ दीजिएगा नाम। जो टिम्बर फैबेसी फैमिली में आपको ध्यान में रखना है वो डलबर्जिया सीशो है ना। सीशम को डलबर्जिया कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली की। सोलेनेसी में बड़ी फैमिली है, नंबर ऑफ जीनस काफ़ी सारे हैं, जेनेरा काफ़ी सारे हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। खुशी राघव ने लिखा है सर आज चैप्टर खत्म होगा ना। बिल्कुल खत्म हो जाएगा बेटा, आज खत्म करना ही करना है। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया है, एक्चुअली काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये था। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी लंबा खिंच गया था। आगे तो खैर अभी बहुत सारे आएंगे। फोटोसिंथेसिस है, ग्रोथ वाला चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है। हैबिटेट में प्लांट मोस्टली हर्ब हैं, हर्ब, श्रब, ट्री यहाँ भी हैं, बट एक्चुअली जैसा ट्री इंडिगोफेरा था वैसा कोई ट्री नहीं है। तो ट्री भी अगर है तो स्मॉल साइज के ट्री हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट में मोस्टली हर्बेशियस प्लांट है, कुछ श्रब मीडियम साइज के हाइट वाले होंगे, कुछ स्मॉल ट्री है। स्टेम की बात करेंगे तो एज यूजुअल कि अगर एरियल स्टेम हुआ तो, क्योंकि ट्री तो बहुत प्रॉपर कोई बहुत वेल डेवलप्ड ट्री नहीं है, तो रेयरली वुडी। अगर आप हर्बेशियस की बात करेंगे तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, तो ये हर्बेशियस प्लांट अगर हैं तो उनमें आपको रेयरली वुडी मिलेगा। बहुत कम ऐसे हैं जिनमें वुड का फॉर्मेशन होगा। वुड का फॉर्मेशन तभी होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। सो रेयरली वुडी है। एरियल है, एयर में प्रेजेंट है, सीधे होंगे तो इरेक्ट हो जाएंगे, पतले से हैं, सिलिंड्रिकल हो गए, ब्रांचिंग एज यूजुअल होती ही है। कई बार स्टेम सॉलिड होगा, कई बार हॉलो होगा, दोनों ऑप्शंस हैं। स्टेम पे फाइन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप हेयर कहते हैं, तो स्टेम हेयरी या ग्लैबरस कहलाता है। हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमने अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर पढ़ा था और उसका एग्जाम्पल पोटैटो था। अंडरग्राउंड स्टेम में आपने एग्जाम्पल यहाँ क्या लिखा था, ट्यूबर। अंडरग्राउंड स्टेम में मैंने आपको राइजोम, बल्ब, कॉर्म और ट्यूबर 4 पढ़ाए थे। तो जो ट्यूबरस स्टेम था उसमें एग्जाम्पल पोटैटो था, दैट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फैमिली सोलेनेसी। सो ट्यूबर
दैट इज पोटैटो। पोटैटो के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम है, बाकी इन जनरल स्टेम एरियल होगा, इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल होगा, हेयरी या ग्लैबरस होगा। रेयर केस में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, अदरवाइज नॉर्मल हर्बेशियस प्लांट के जैसा। यहां भी जो याद रखने वाली चीज है वो आ गया ये कि लीफ यहां भी ऑल्टरनेट है, तो ऑल्टरनेट का एग्जांपल चाइना रोज भी हो गया, ऑल्टरनेट लीफ का एग्जांपल फैबेसी फैमिली भी हो गया, ऑल्टरनेट लीफ का एग्जांपल सोलेनेसी फैमिली भी हो गया। सभी जगह अभी तक हमारा ऑल्टरनेट लीफ प्रेजेंट है। सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड दोनों ऑप्शन यहां भी है, लाइक फैबेसी। फैबेसी में भी अभी हमने यही देखा कि लीफ सिंपल होगी या पिन्नेटली कंपाउंड होगी, यहां भी यही चीज है, लीफ या तो सिंपल होगी या पिन्नेटली कंपाउंड होगी। डिफरेंस क्या इंपॉर्टेंट है, यहां स्टिप्यूल नहीं है, ये आपको याद रखना है कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर एक्स स्टिपुलेट लीफ है, स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट होगा, जबकि अभी हमने फैबेसी फैमिली में देखा था कि स्टिपुलेट लीफ है। फैबेसी की लीफ कैसी होगी, स्टिपुलेट होगी, सोलेनेसी की लीफ कैसी होगी, एक्स स्टिपुलेट होगी। स्टिप्यूल क्या था, लीफ के बेस पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था उसे स्टिप्यूल बोलते हैं। तो स्टिपुलेट लीफ इन फैबेसी फैमिली, एक्स स्टिपुलेट लीफ का एग्जांपल अगर आए तो सोलेनेसी फैमिली। क्योंकि डाइकॉट की फैमिली है, देन एज यूजुअल वेनेशन कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा, तो वेनेशन यहां भी कैसा है, रेटिकुलेट है। क्लियर। खुशी फरहीन हाय हेलो ओके। इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, सॉलिटरी हो सकता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। अगर फ्लावर अकेला होगा तो आपको मैंने पढ़ाया था कि दो ऑप्शन है, सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्सिलरी। हालांकि वहां मैंने सॉलिटरी एक्सिलरी का एग्जांपल क्या लिखाया था, चाइना रोज, बिकॉज सब देखते हैं इजी था हमारे लिए, तो सॉलिटरी एक्सिलरी में चाइना रोज भी एग्जांपल है। अब सॉलिटरी एक्सिलरी में सोलेनेसी फैमिली भी आ जाएगी, इसके भी हो जाएंगे। लेकिन सोलेनेसी फैमिली में एक जीनस है सोलेनम, जिसमें आलू, बैंगन ये सब आते हैं, सोलेनम मिलोंजियाना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम। तो जो सोलेनम जीनस है उसके अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोज होगा। साइमोज जो आपको रेसिमोस के कंट्रास्ट में पढ़ाया था, जहां पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे ही पहला फ्लावर बन जाएगा और बाद में फ्लावर नीचे बनेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर बेसिपीटल हो जाएगा, फ्लावर की जो ओपनिंग है वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगी। तो सोलेनम के अंदर आपको साइमोज मिलेगा और बाकी केस में आपको क्या मिलेगा, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर है, जैसे हमने चाइना रोज में पढ़ा था, सेम केस। फ्लावर है कैसा, बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, तो बाइसेक्सुअल के साथ आप चाहें तो यहाँ कंप्लीट लिख सकते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो कैसा होगा, कंप्लीट फ्लावर होगा। एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ मेंशन नहीं है, बट फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा, बिकॉज अभी हम पढ़ेंगे ओवरी सुपीरियर है, तो फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस होगा। सोलेनेसी में आपको मैंने नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट के हिसाब से लिखाया था, फ्लावर कैसा होता है, पेंटामेरस होता है। चीजें जो है वो 5 या 5 के मल्टीपल में आएंगी, तो यहाँ खैर 5 है, कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रीशियम 5, सो पेंटामेरस सिचुएशन इज देयर। सो बाइसेक्सुअल हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, हाइपोगाइनस हो गया, पेंटामेरस हो गया। ये सारी चीजें जो है वो सोलेनेसी के फ्लावर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद फ्लावर के पार्ट्स आएंगे, लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, इन सब की बात करते हैं। अभिषेक सिंह हेलो सर, हाय बेटा। कैलिक्स के केस में क्या है, कैलिक्स में सेपल 5 हो गए, के 5 आप लिखेंगे। अब ये पांचों जुड़ जाते हैं, फ्यूज्ड। अगर फ्यूज्ड हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, यहाँ टर्म मेंशन नहीं है बट फ्यूज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये गैमोसेपेलस हो गया। फ्यूजिंग की कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेपेलस कहलाती है। तो कैलिक्स 5 फ्यूज्ड यानी गैमोसेपेलस। फिर मैंने आपको कैलिक्स के मॉडिफिकेशन पढ़ाए थे, तब कहा भी था कि एज सच कोई कैलिक्स का मॉडिफिकेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे जाके हम सोलेनेसी में पढ़ेंगे कि परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताए थे कि 5 क्राउन लाइक परसिस्टेंट कैलिक्स ब्रिंजल में होते हैं, बैंगन में जो ऊपर क्राउन के जैसा स्ट्रक्चर है वो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। और ऐसे रसबरी फाइसेलिस पेरुवियाना, उसमें भी जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो अंदर फ्रूट को कैरी करते हैं, फ्रूट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो फाइसेलिस और ब्रिंजल के अंदर आपको परसिस्टेंट कैलिक्स मिल जाएंगे। एल्स बाकी केसेस में अगर कहा जाए तो परसिस्टेंट कैलिक्स नहीं है। ग्रीन होंगे, कलर्ड होंगे, डिपेंड करता है। दोनों सिचुएशन हमने पढ़ी थी, कैलिक्स वैसे भी यूजुअली ग्रीन होते हैं, बट अगर वो कलर्ड होते हैं अदर देन ग्रीन तो उन्हें पेटेलॉइड कहा जाता है। तो ग्रीन के अलावा अगर यहाँ पे कलर्ड लिखे हैं तो यहाँ पे पेटेलॉइड वाली कंडीशंस भी आ जाएगी। हेयरी है, एस्टिवेशन कैसा होगा, वेलवेट। अब फिर आपके लिए याद रखने वाली बात हो गई कि वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट हुआ। स्टार्टिंग में जहां वेलवेट पढ़ाया था वहां मस्टर्ड और कैलोट्रोपिस,
फिर आपने फैबेसी फैमिली पढ़ी है, फैबेसी फैमिली के कैलिक्स का एस्टिवेशन वेलवेट है, हालांकि कोरोला का नहीं है, कोरोला का एस्टिवेशन हमने वैक्सिलरी पढ़ा है। लेकिन सोलेनेसी में वेलवेट आपको कैलिक्स में भी मिलेगा और वेलवेट आपको कोरोला में भी मिलेगा। यहाँ देखो दोनों जगह वेलवेट लिखा है, वेलवेट एस्टिवेशन कैलिक्स में भी है, वेलवेट एस्टिवेशन कोरोला में भी है। पेटल का नंबर यहाँ 5 है, यहाँ भी फ्यूज्ड है तो ये गैमोपेटलस कंडीशन बन जाएगी, गैमोपेटलस, पेटल फ्यूज हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, गैमोपेटलस कंडीशन कहलाएगी, तो गैमोपेटलस हो गया। एंड्रूशियम में स्टेमन का नंबर कितना है, 5 है। अब 5 5 5 आ रहा है तो इसीलिए हमने लिखा फ्लावर पेंटामेरस हो गया। तो एंड्रूशियम में 5 है, लेकिन ये पांचों स्टेमन अलग अलग हैं, आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। जब आपस में नहीं जुड़े हैं तो कोहेशन तो होगा नहीं, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीएंड्रस। बट यहां पे एपीपेटलस सिचुएशन है। अभी आपको बताया था कि एपीपेटलस के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एंड्रूशियम को लिखते हैं ए से और पेटल से जुड़े हुए हैं दैट इज सी, तो ऊपर एक आर्क बना दी जाएगी। आर्क बनाने का मतलब क्या हो गया, एपीपेटलस हो गया, है ना। कैलिक्स करोला अलग अलग है और आर्क बनाना का मतलब है कि पेटल के साथ स्टेमन जुड़े हुए हैं, इट मींस एपीपेटलस सिचुएशन इज देयर। फरहीन के ने कहा है कैलिक्स और करोला का अलग अलग एस्टिवेशन याद करना होगा। बिल्कुल याद करना होगा बेटा, एक ही जगह डिफरेंट है एक्चुअली। फैबेसी फैमिली में डिफरेंस आएगा, फैबेसी में कैलिक्स का है वेलवेट, हालांकि इम्ब्रिकेट भी लिखा हुआ था, और करोला का जो लिखा हुआ है वो आएगा वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस। बाकी सोलिनेसी में दोनों जगह वेलवेट आएगा, और लिलिएसी में तो पेरियंथ है, पेरियंथ है तो वो तो एक ही रिंग हुई तो वहां भी वेलवेट मिलेगा। मस्टर्ड और कैलोट्रोपिस में वेलवेट दोनों जगह होता है। ओनली डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ फैबेसी, है ना। जैसे कभी हमारा टाइम मिला तो हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन को हम आता तो बहुत कुछ है हमें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में गलत हो जाता है। याद कैसे चीजों को रखते हैं, है ना। अभी तो आज तो नहीं डिस्कस कर सकते, बट वेरी सून हम देखते हैं किसी दिन ऐसी क्लास की, आपका एक मोटिवेशन टाइप का हो जाएगा कि आपको चीजें याद कैसे करनी है। जब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो लगता है कि यार सब हौश पौश हुआ जा रहा है, सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। मुझे भी सब चीज याद नहीं रहता, लेकिन जिस दिन पढ़ाता हूं उस दिन सब याद आता चला जाता है। तो एक्चुअली होता यही है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाए, मेरा काम हो गया। मुझे किसी को पढ़ाना नहीं, मतलब आपको किसी को पढ़ाना तो है नहीं, आपको लिखना तो कुछ है नहीं कि सब पेपर में लिख के आना है, भूल जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, 5 मार्क्स का आएगा, सब भूल गए। आपको तो 4 ऑप्शन देख के याद आना चाहिए कि अच्छा किस में क्या था। वो चीज कैसे डेवलप होती है, उसको कैसे आती है, तो प्रैक्टिस से ही है नो डाउट, बट फिर भी उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ रिसर्च होती है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है कि अगर ऐसा स्टूडेंट करे तो याद रखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम कभी बाद में देखेंगे। जैसे यहीं पे मैंने आपका एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन था तो सॉल्व कर दिया। आप अगर पूरे मॉर्फोलॉजी में देखोगे तो जहां पे डिफरेंस है दैट इज द केस ऑफ ओनली फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली के कैलिक्स का अलग है, करोला का अलग है। लिलिएसी में तो एक ही होता है, दैट इज वेलवेट। सोलेनेसी में है तो दोनों बट द सेम, दैट इज वेलवेट। और जहां वेलवेट पढ़ाया था कैलोट्रोपिस मस्टर्ड, वहां भी सेम, दैट इज वेलवेट। तो डिफरेंस कहां हुआ, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फैबेसी। तो रादर देन ये आप सोचो कि क्या कैलिक्स करोला का एस्टिवेशन अलग अलग याद रखेंगे, आप सीधे सीधे फैबेसी याद करो ना कि फैबेसी हमारे सिलेबस में ऐसी है जिसमें अलग अलग है, बाकी कुछ होगा तो मैं तो एक ही मान लूंगी। और मैंने आपको पहले भी बोला कि क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि एक 11th-12th के स्टूडेंट की दुनिया कितनी है, आप बॉटनी कितनी पढ़ते हो। ये नहीं कि एमएससी के लेवल के हिसाब से कुछ भी डाल दिया और गड़बड़ हो जाए। आपके लिए जब भी आएगा तो ये ध्यान रखा जाएगा कि अगर वेरिएशन देना है तो जो सिलेबस में है वो, और नहीं तो जर्नल वो देना है जो सिलेबस में है वो। तो इन ऑल द केस आपको याद रखना है वेलवेट, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फैबेसी जहां पे कैलिक्स का वेलवेट है बट करोला का वेलवेट नहीं है। करोला का क्या है वो सब जानते ही है, दैट इज वैक्सिलरी या पेप्लियोनेशियस। बात खत्म हो गई, है ना। दिस इज द राइट अप्रोच एज पर माई थिंकिंग कि आप अगर ऐसे चीजों को करोगे तो मेरे हिसाब से आप जल्दी चीजों को याद कर पाओगे, है ना। सो टॉपिक पे आते हैं। स्टेमन कितना बताया मैंने आपको, 5 है, पांचों अलग अलग है। तो पॉलीएंड्रस सिचुएशन के हिसाब से सब फ्री हो गए, बट दे आर अटैच बाई पेटल। पेटल के ऊपर अगर वो जुड़ जाएंगे तो एपीपेटलस कंडीशन होगी, जिसको हम आर्क से शो करते हैं, दैट इज एडहेशन ऑफ स्टेमन, है ना। कई बार ये भी आता है कि सर पहचानेंगे कैसे कि 4 फार्मूले लिखे हुए हैं तो ये कौन सा है, की क्या है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जो ये एपीपेटलस सिचुएशन है ना, आपके सिलेबस में 4 फार्मूला है।
एक मस्टर्ड यानी ब्रेसिकेसी और एक फैबेसी, एक सोलेनेसी जो हम पढ़ रहे हैं आगे लिलिएसी। इन चारों में एपिपेटलस केवल एक ही जगह है। जब आपको लगे कि सी और ए के ऊपर एक आर्क बना हुआ है तो इसका मतलब सोलेनेसी फैमिली हो गई। सिंपल सा आंसर है ना। ऐसे ही अभी आप लिलिएसी में क्या पढ़ोगे, लिलिएसी मोनोकॉट की फैमिली है और मोनोकॉट में पेरियंथ होता है। तो अगर आपको सी और के ना दिखाई करके पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब लिलिएसी है, बात खत्म हो गई। दैट इज अ इजी वे कि हम कैसे चीजों को याद रखेंगे। फैबेसी को कैसे पहचानोगे जी, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, क्योंकि और कोई फैमिली है ही नहीं हमारे सिलेबस में जिसका फ्लावर जाइगोमॉर्फिक हो। अपने आप जब आप परसेंट वाला साइन फ्लोरल फार्मूला में देखोगे खुद ही आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये जाइगोमॉर्फिक है तो ये फैबेसी है। और अगर कहें कि हम उस केस में कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक में कैलिक्स कोरोला या टेट्राडाइनेमस सिचुएशन हो तो मस्टर्ड तो होता ही है, वो आप याद कर लोगे। आप उनके की फीचर्स को याद करके भी, जरूरी नहीं कि पूरा फार्मूला याद करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर चारों ऑप्शंस आपको क्लोज में दिए गए तो आपको पूरा फार्मूला याद करना पड़ेगा। बट अगर चार ऑप्शन चार फैमिली के फार्मूला हैं तो आप आसानी से लोकेट कर पाओगे कि कौन सा किस फैमिली का है, बिकॉज सबकी स्पेशल कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पहचानने का तरीका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, दिस वन एपिपेटलस। कि एपिपेटलस से ही आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सोलेनेसी फैमिली है, बिकॉज एपिपेटलस में हमारे सिलेबस में तो कुछ और है नहीं। ऐसे मान लीजिए अगर डायग्राम पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे कि चार डायग्राम फ्लोरल बने हुए हैं, अब क्या करेंगे हम, डायग्राम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन अगेन फैबेसी के लिए तो आपको वही 1+2+2 फ्यूज जो वैक्सिलरी है वो डायग्राम में दिख ही जाएगा। यहां डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, आगे देखिए आप लिखा है गायनीशियम में 2 कार्पेल होती हैं, बाई कार्पेलरली दोनों फ्यूज हो गई हैं, सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी है। तो हम क्या लिखेंगे, G2 ब्रैकेट नीचे लाइन, तो दिस इज गायनीशियम बाई कार्पेलरली सिन कार्पस सुपीरियर ओवरी। 2 है बाइलॉकुलर, अब जितनी कार्पेल उतने चैम्बर, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक था, ये था एक्साइल प्रेजेंटेशन का। एक्साइल प्रेजेंटेशन में आपको क्या पढ़ाया था कि नंबर ऑफ कार्पेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ लॉक्यूल। तो बाई कार्पेलरली बाइलॉकुलर, ट्राई कार्पेलरली ट्राइलॉकुलर, पेंटा कार्पेलरली पेंटालॉकुलर, लाइक दिस। जितनी कार्पेल है उतने अगर चैम्बर होंगे तो एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन एक्साइल तो लिलिएसी में भी है, ट्राई कार्पेलरली ट्राइलॉकुलर अभी हम पढ़ेंगे, एक्साइल सोलेनेसी में भी है, बाई कार्पेलरली बाइलॉकुलर। पहचानोगे कैसे, तो या तो 3 चैम्बर देख लो या 2 चैम्बर देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस वन स्वेलन प्लेसेंटा। मैंने आपको बना के भी दिखाया था कि जब आप प्लेसेंटेशन बनाओगे सोलेनेसी का, अभी बना हुआ अभी आपकी बुक में, तो सेंटर में जो प्लेसेंटा है वो फूला हुआ होगा, स्वेल किया हुआ होगा। जैसे टमाटर के अंदर वो डिस्क के जैसा फूला सा दिखाई देता है, या शिमला मिर्च में वो फूला हुआ सा दिखाई देता है कैप्सिकम के अंदर, और इस पे ये ओव्यूल अटैच है इस तरीके से। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये तिरछा होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑब्लिक, ये ऊपर लिखा हुआ है ऑब्लिक ओवरी होती है। तो ऑब्लिक ओवरी और सलन प्लेसेंटा और एपिपेटलस, ये फीचर्स सोलेनेसी के यूनिक है। तो फार्मूले में एपिपेटलस दिख जाएगा और डायग्राम में आपको ऑब्लिक ओवरी तिरछी बनी होगी। एक्सिस अगर ये है तो ओवरी लेफ्ट में झुकी हुई बनी है, आप अभी डायग्राम में देखोगे इसको, और बीच में प्लेसेंटा फूला हुआ दिखाई देगा। ये सोलेनेसी के पहचानने के तरीके हैं कि ऐसा कोई अगर डायग्राम या फार्मूला है तो इसका मतलब सोलेनेसी फैमिली की बात हो रही है। और इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो कि अच्छा सोलेनेसी को पहचानेंगे हम इस तरीके से। फ्रूट देखेंगे तो बेरी और कैप्सूल, हालांकि फ्रूट के टाइप हमारे सिलेबस में नहीं थे, बट हमने जैसे पॉड या लेग्यूम पढ़ा, अभी लोमेंटम भी अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे फ्रूट का टाइप क्या है, बेरी है और कैप्सूल है। बेरी क्या होता है, बेरी इज ए टाइप ऑफ फ्लैशी फ्रूट, फ्लैशी है ये, फ्लैशी का मतलब जूसी, सकुलेंट, जिसमें पानी हो। मटर की फली में पानी नहीं होता। पॉड या लेग्यूम कैसा होता है, ड्राई फ्रूट कहलाता है। ड्राई फ्रूट को काजू बादाम से नहीं लेना है ना, कि ड्राई फ्रूट का मतलब तो हम ये जानते हैं कि अच्छा काजू बादाम और पिस्ता ये सब ड्राई फ्रूट्स हो गए, वो तो अपनी जगह ठीक है, बट ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे हैं। गेहूं का दाना भी ड्राई फ्रूट है, मक्का जो है वो मेज, वो भी ड्राई फ्रूट है, एंड सेम विद द केस भिंडी भी एक ड्राई फ्रूट है। अब आप कहें सर भिंडी में तो पानी होता है, भिंडी का पानी और टमाटर का पानी दो अलग अलग बातें हैं। तो टोमेटो इज बेरी। बैंगन को अगर आप देखोगे तो फ्लैशी है, दैट इज ए काइंड ऑफ बेरी, बिकॉज बैंगन तो इसी फैमिली का है। तो बेरी क्या होता है, एक फ्लैशी फ्रूट होता है,
और बेरी में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पे जो मीजोकार्प है, मीजोकार्प आपको याद होगा, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। पेरिकार्प अगर फ्लैशी होता है, फ्रूट में हमने पेरिकार्प पढ़ा था कि फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। फिर वहां ये पढ़ा था कि पेरिकार्प अगर फ्लैशी होगा तो उसकी 3 लेयर होंगी, एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो जो मीजोकार्प है वो फ्लैशी होती है, तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। जहां पे मीजोकार्प फ्लैशी होती है वो क्या कहलाता है, वो बेरी कहलाता है। तो टमाटर को अगर आप देखोगे तो एक टमाटर का छिलका आएगा ऊपर, आप टमाटर को गर्म पानी में डाल दीजिए तो टमाटर को भी छील सकते हो आप। नॉर्मली टमाटो को छीलते नहीं है, बट जो लोग प्रॉपर तरीके से खाना बनाते हैं वो उनके यहाँ टमाटर का छिलका भी हटा दिया जाता है ना। टोमेटो की स्लाइस अगर आप देखोगे तो आप अच्छे से समझ सकते हो, ये टोमेटो की स्लाइस है, तो टोमेटो की जो थिकनेस है वो ये है। तो ये जो थिकनेस है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ मीजोकार्प। ये मीजोकार्प है, टमाटर की मोटाई आएगी। या पिज्जा के बेस पे आपने टोमेटो को देखा होगा तो वो जितना कट पीस होता है ना, दैट इज ओनली मीजोकार्प। ये मीजोकार्प है। ये क्या है, ये एपीकार्प है, टमाटर का छिलका हटा दिया जाएगा। अंदर आपको डिस्क के जैसा एक प्लेसेंटा दिखाई देगा, सोलन प्लेसेंटा होगा। अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे सीड्स नजर आएंगे टमाटर के। ये एंडोकार्प कहाँ गया, अगर फ्रूट की स्लाइस कट करेंगे तो एंडोकार्प भी होगा। आप टमाटर के सीड्स को ध्यान से देखोगे तो कुछ येलो कलर के छोटे छोटे फाइबर दिखाई देंगे आपको। बेरी के अंदर क्या होता है, जो एंडोकार्प होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, मतलब बहुत कम एंडोकार्प होता है। तो दोज थ्रेड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटिंग एंडोकार्प। तो एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, प्लेसेंटा, सीड, यानी पूरा एक फ्रूट बन के तैयार हो गया। तो बेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें मीजोकार्प फ्लैशी होता है। जैसे पपाया भी एक बेरी है। अगर हम, पपाया हमारा सिलेबस नहीं है, सोलेनेसी में पपाया नहीं आता, बट पपाया इज ए काइंड ऑफ बेरी, है ना। पपीते में भी अगर आप देखोगे तो छिलका यानी एपीकार्प, पपाया जो आप खाते हो दैट इज बेसिकली मीजोकार्प। पपाया में जहाँ सीड्स होते हैं वहाँ पे हम वाइट कलर के धागे जैसी चीज़ें होती हैं उनको भी छील देते हैं, दैट इज द एंडोकार्प। और प्लेसेंटा और सीड एज यूजुअल। तो बेरी का मतलब है एक फ्लैशी सकुलेंट फ्रूट जिसमें मीजोकार्प फ्लैशी हो। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल एक ड्राई फ्रूट है। अगर हम कैप्सूल की बात करेंगे तो कैप्सूल इज ड्राई। जैसे पॉड या लेग्यूम या लोमेंटम भी ड्राई फ्रूट है, उनके पेरिकार्प में कुछ नहीं होता। भिंडी के भी पेरिकार्प में आपको एपीकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना। हालांकि भिंडी इस फैमिली का नहीं है, लेकिन भिंडी में फ्रूट कैप्सूल ही कहलाता है। भिंडी इज ए कैप्सूल। भिंडी ऐसे लगी हुई है 5 लाइनें, जब फटेगी तो ऐसे फट जाएगी, अंदर से सीड्स निकल जाएंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो यहाँ क्या है, धतूरा। अभी हम जैसे यहाँ पे लिखा है कैप्सूल आपको किस में मिलेगा, सोलेनेसी का एग्जाम्पल अगर लेना है तो धतूरा। अगर आप धतूरा को देखोगे तो धतूरा सबने देखा तो होगा ही एटलीस्ट, तो वो ड्राई है, उसमें कुछ फ्लैशी नहीं है। लेकिन टमाटर में है, बैंगन में है, रसबरी में है, इनके फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं। तो फ्रूट बेरी होगा या कैप्सूल होगा, मोस्टली बेरी होता है। अगर कभी आए कि सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट क्या है तो बेरी आंसर आएगा। बट पूछा जाए कि धतूरा में कौन सा फ्रूट होता है तो आंसर कैप्सूल होगा, है ना। हालांकि धतूरा सोलेनेसी फैमिली से आता है। और सीड्स की बात है, मैंने आपको कराया था, डाइकॉट है बट फिर भी सीड्स कैसे हैं, एंडोस्पर्मिक हैं। क्योंकि सीड के पढ़ने के टाइम पे आपको ये चीज़ बताई थी कि ऐसा नहीं सोचना है कि डाइकॉट में ग्राम सीड दिया है उसमें एंडोस्पर्म तो होता ही नहीं है, मोनोकॉट में मेज दिया है उसमें एंडोस्पर्म होता है। तो हम हमेशा ये मान लें कि डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं होगा और मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में हो गया, सोलेनेसी फैमिली डाइकॉट की है बट सीड कैसा है, एंडोस्पर्मिक है। लेकिन फैबेसी फैमिली डाइकॉट की है, वहाँ एंडोस्पर्म नहीं है, ग्राम में नहीं था, ग्राम फैबेसी फैमिली का है, उस फैमिली में और भी जो मेंबर है उनमें भी नहीं होगा। तो सीड्स यहाँ पे कैसा हो गए, मैनी सीड्स हैं एंड दे आर एंडोस्पर्मिक, दे हैव एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी इन सीड। क्लियर। फ्लोरल फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया फ्लोरल फार्मूला में। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, करोला 5 फ्यूज्ड, एंड्रोशियम 5 फ्री, पॉलीएंड्रस था बट आर्क बना है तो एपीपेटलस। इसी से पहचानोगे आप कि ये सोलेनेसी है। ये जो आर्क बनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गायनीशियम में बाइकार्पेलरली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, G2 ब्रैकेट नीचे बार, तो गायनीशियम बाइकार्पेलरली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। तो ये फ्लोरल फार्मूला बन के तैयार हो गया है ना। फ्लोरल डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये
सोलेनेसी फैमिली में एक प्लांट है सोलेनम नाइग्रम, इसको मकोई कहते हैं, मकोई। तो उसी का डायग्राम बने। मकोई छोटा सा फ्रूट होता है, दिस इज कॉल्ड ब्लैक नाइट शेड। अगर कोई जानता है तो एडिबल फ्रूट है, हमने तो बहुत खाया है। हल्के से ब्लैक कलर का होगा, पकेगा तो ब्लैक हो जाएगा, बीच में रेड होगा, स्टार्टिंग में ग्रीन होता है, तो ब्लैक नाइट शेड कहा जाता है। तो टाइनी फ्रूट्स है, इसे मकोई कहते हैं। ये प्लांट बना हुआ है, ये सारे स्ट्रक्चर्स, हमें बेसिकली फ्लोरल डायग्राम देखना था। तो डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, ये मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस में आप ध्यान से देखोगे तो ये 5 बने हुए हैं पेटल, पहले सेपल, तो ये सेपल हो गए, पांचों एक रिंग में है, तो ये वेलवेट एस्टिवेशन हो गया। ये देखो एक रिंग में बने हुए, और पांचों जुड़े हैं। ये जुड़ने के लिए ये लाइन ये जो बनी है ना छोटे छोटे से सर्कल से, ये गैमो कंडीशन को शो करते हैं कि ये आपस में जुड़ गए, तो ये बन गया गैमोसेपलस। तो हमने लिखा कैलिक्स 5 फ्यूज्ड, ठीक। फिर हमने लिखा कि पेटल यानी करोला आएंगे, करोला में नंबर कितना है, 5 है, फ्यूज ये भी है, तो यहाँ पे ये 5 बन गए। एक ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है, थर्ड ये है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये मैंने रेड कर दिए, तो ये 5 हो गए, तो 5 हो गए। पांचों जुड़े हैं आपस में, तो यहाँ भी इनको जोड़ दिया गया। ये सेंटर में छोटे छोटे से राउंड से स्ट्रक्चर हैं जो ज्वाइनिंग को शो करते हैं, तो गैमोपेटलस टाइप के हो गए। फिर अंदर एक रिंग आएगी एंड्रोशियम, 5 हैं, पांचों आपस में नहीं जुड़े तो ब्रैकेट नहीं बनाना है, लेकिन ये पेटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये 5 स्टेम है, एक ये बना हुआ है, 2 3 4 5, और इन पांचों को देखो, इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है, इसको यहाँ से जोड़ दिया गया है। ये वाला है स्टेमन, ये यहाँ से जुड़ा है, ये वाला यहाँ से जुड़ा है, ये वाला यहाँ से जुड़ा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो मदर एक्सिस के पैरेलल पे आएगा वो अपोजिट एंड वाला, एंटीरियर एंड वाला होगा, तो हम उसे घुमा नहीं सकते, जैसा है वैसे ही ध्यान रखना है। गाइनीशियम में आपको क्या लिखा है, बाइकार्पेलरली, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। ये यहाँ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन डायग्राम में आप प्लेसेंटा देख सकते हो, तो बीच में ये सोलन प्लेसेंटा है, ये जो ग्रीन कलर का था अब मैंने रेड कर दिया है, ये प्लेसेंटा हो गया। ये अगर एक्सेस है तो एक्सेस से लेफ्ट में आप देखोगे तो ये ओवरी ऐसे बनी हुई है, ये ओवरी के हिसाब से एक्सेस ही आएगा, ओवरी लेफ्ट में झुकी होती है, तो ऑब्लिक ओवरी, सोलन प्लेसेंटा और एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ये 2 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, 2 ही कार्पेल थी, बाइकार्पेलरली, बाइलॉकुलर। तो उसके हिसाब से ये डायग्राम आपको याद रखना है ना। सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर हम प्लांट्स की बात करें, कौन कौन से प्लांट हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो हो गया, सब जानते हैं पोटैटो में एडिबल ट्यूबर है। कभी अगर आए कि पोटैटो का एडिबल पोर्शन क्या है तो सब जानते ही हैं, अंडरग्राउंड स्टेम इज एडिबल, दैट इज ट्यूबर, है ना। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सोलेनम, एस सोलेनम के लिए सोलेनम मेलॉन्जियाना ब्रिंजल है, और बैंगन के अंदर एडिबल क्या है, इसका फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, बेरी, है ना। बैंगन में बैंगन का छिलका, बैंगनी कलर का जो है वो एपीकार्प, अंदर जो आप खाते हैं वो सारा मीजोकार्प है। सीड्स आप जानते ही हैं बैंगन में, प्लेसेंटा भी होगा, एंडोकार्प भी होगा, तो दैट स्ट्रक्चर इज। और एक अभी जो डायग्राम में लिखा था वो था सोलेनम नाइग्रम, है ना, मकोई, जो अभी आपने जिसका डायग्राम बना हुआ है बुक में, है ना। ये भी एडिबल है, और इसको हमने लिखा था अभी ब्लैक नाइट शेड। ठीक है, सो सोलेनम नाइग्रम इज ब्लैक नाइट शेड, तो ये इसका भी फ्रूट एडिबल है। तो सोलेनम जीनस के 3 एग्जाम्पल हो गए, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलॉन्जियाना, है ना। तो ये 3, और सोलेनम है तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है हमें कि सोलेनम में हमने क्या पढ़ा है, रेसिमोज नहीं, सॉरी, सोलेनम में सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर नहीं होगा, सोलेनम में कैसा होता है, साइमोज होता है। तो साइमोज का एग्जाम्पल अगर एनसीईआरटी में ढूंढेंगे आप तो केवल यही मिलेगा, जीनस सोलेनम, फैमिली सोलेनेसी, है ना। इसके अलावा क्या हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, टोमेटो हो गया, सब जानते ही हैं। कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो है उसका जीनस यही है, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। जो हरी मिर्च है, ग्रीन कलर की जो चिली है या पकने के बाद रेड हो जाएगी, दैट इज कैप्सिकम एनुअम। और जो रेस्पबेरी है, फाइसेलिस पेरुवियाना, इसमें अभी आपने पढ़ा ही था, परसिस्टेंट कैलिक्स है ना।
तो फाइसेलिस पेरुवियाना रसबेरी है जो एडिबल है, फ्रूट की फॉर्म में हम इसे भी यूज़ करते हैं, छोटा टोमेटो के जैसा फ्रूट है। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं वो हो गए, है ना। बाकी ऑर्नामेंटल की बात करेंगे तो सेस्टम नॉक्टर्नम, नाइट जैस्मिन को कहते हैं, रात की रानी। आई होप कि आप इस प्लांट को जानते होंगे, अपने डेली लाइफ में कहीं देखा होगा। पिटूनिया इज ए वेल नोन ऑर्नामेंटल प्लांट। विंटर सीजन चल ही रहा है, इस टाइम पे पिटूनिया में फ्लावरिंग होती है, बहुत ही ब्राइट कलर का फ्लावर है, अलग अलग कलर के आते हैं, आप गूगल पर डालोगे तो आपको दिख जाएगा। इवन हो सकता है आप पार्क वार्क में देखो तो पिटूनिया बहुत से लोगों के यहाँ आपको मिल जाएगा। इट्स ए कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट। तो पिटूनिया और नाइट जैस्मिन यानी सेस्टम नॉक्टर्नम दोनों ही जो है वो ऑर्नामेंटल है। मेडिसिनल प्लांट की बात करेंगे तो उसमें एक प्लांट है धतूरा, 12th की बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है, धतूरा स्टेमोमियम, जहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप पढ़ेंगे वहाँ पे जो नार्कोटिक्स वाला सेक्शन है उन सब में ये चीज़ें दी हुई हैं। तो धतूरा से हमें एक ड्रग मिलती है एंड दैट ड्रग इज स्टेमोमियम। ये आपको एक एल्कोलाइड मिलेगा, बेसिकली इसका नेचर क्या है, ये एल्कोलाइड है जो इसके सीड से निकाला जाता है धतूरा के। इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड एज पेन रिलीवर एंड सेडेटिव। पेन रिलीवर का मतलब एनाल्जेसिक, सेडेटिव का मतलब है स्लीप इंड्यूस करने वाले, तो स्लीप को इंड्यूस करता है, और एनाल्जेसिक है, पेन किलर की फॉर्म में यूज होता है, पेन रिलीवर के तरीके से हम स्ट्रेमोमियम को यूज करते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का, पोटेंसी का एनाल्जेसिक है, मतलब बहुत हाई लेवल का पेन होगा तो स्ट्रेमोमियम ड्रग को यूज किया जाता है टू रिलीव द पेन भी रिलीव होगा, सेडेटिव भी है, नींद भी आ जाएगी, है ना। तो मेडिसिनल यूज का प्लांट है धतूरा स्ट्रेमोमियम। ये दूसरा प्लांट मेडिसिनल यूज का जो है वो एट्रोपा बेलाडोना है, ये आपको याद रखना है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्लांट है। इससे जो ड्रग मिलती है वो बेलाडोना कहलाती है। बेलाडोना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट, ये एट्रोपा की रूट से मिलेगी। इसको यूज किया जाता है टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ आई, आई की प्यूपिल को डायलेट करने के लिए। होता एक्चुअली क्या है, होता यह है कि जैसे कोई आई टेस्टिंग कराने जाता है ना, तो अभी का मुझे नहीं कह सकता अभी मार्केट में क्या है, बट कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि आई टेस्टिंग के टाइम पे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो आई डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आई में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, फिर उससे क्या होता है कि आई की जो प्यूपिल है वो डायलेट कर जाती है, और मीनवाइल वो आई की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो जो मेडिसिन आई में डाली गई है प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, दैट मेडिसिन इज बेलाडोना एंड ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट एट्रोपा बेलाडोना, बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बेलाडोना का यूज क्या है, आई टेस्टिंग के टाइम पे प्यूपिल को डायलेट करने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ी देर के लिए आंख आप कह सकते हैं बड़ी हो जाएगी, खुली रहेगी, मीनवाइल डॉक्टर अपना काम कर पाएगा, वरना इनवॉलेंट्री है, प्यूपिल छोटा है, पल के झपकती रहती हैं, टेस्टिंग कैसे करेंगे, हाथ से खोल के रखेंगे तो फिर दर्द होने लगेगा आंख में। तो ये भी एक चीज़ देखी गई कि बेलाडोना को मेडिसिनली, प्लांट बेस्ड ड्रग है, कोई हार्म भी नहीं है, तो इस तरीके से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट प्लांट है, ये जो आपकी बुक में दिया है, विदानिया सोमेनिफेरम, अश्वगंधा, ये तीसरा है। अश्वगंधा भी मेडिसिनल प्लांट है, नर्व टॉनिक है, एंटी एजिंग है ना, नर्व को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी डेली लाइफ में जो हमें पेन वगैरह होते हैं, एनर्जी देने के लिए अश्वगंधा को कॉमनली यूज़ करते हैं। अभी तो कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो वैसे ही इस टाइम पे लोगों को आयुष बड़ा याद आ रहा है कि आयुर्वेदिक तरीके ढूंढो, मेडिसिन तो कोई आ नहीं रही, वैक्सीन तो कोई आ नहीं रही, तो उसमें अश्वगंधा हो गया, मुलेठी हो गया, मतलब इस घरेलू जो चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें विदानिया सोमेनिफेरम भी एक इंपॉर्टेंट प्लांट है। अश्वगंधा इज ए काइंड ऑफ नर्व टॉनिक, एंटी एजिंग है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एज ए इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ किया जाता है अश्वगंधा को, है ना। तो ये तीन प्लांट मेडिसिनल यूज़ के हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट में फ्यूमिगेटरी दिया है। फ्यूमिगेटरी का मतलब जिसको हम स्मोक की फॉर्म में यूज़ करते हैं, उसमें सबसे कॉमन है, सब जानते ही हैं, निकोशियाना टोबैको, है ना। टोबैको का जो प्लांट है वो भी सोलेनेसी फैमिली का है। इससे जो ड्रग या एल्कोलाइड मिलता है दैट इज निकोटीन, और निकोटीन भी एक तरीके का नर्व स्टिमुलेंट है। लोग टोबैको को यूज करते हैं नर्व स्टिमुलेंट की फॉर्म में, ऐसा लोगों को लगता है, और साइंटिफिकली है भी, बट मैं नहीं मानता कि स्मोकिंग करेंगे तो टेंशन कम हो जाएगी, बट लोगों का यही रहता है कि अच्छा एक सिगरेट फूकते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत हो रहा है, रिलीव हो जाएगा। एक्चुअली है तो यही, बट उसके लिए स्मोकिंग ही क्यों करनी, स्मोकिंग के बैड इफेक्ट्स भी तो हैं। आपको कोई डॉक्टर ने थोड़ा रेकमेंड किया है कि आपको निकोटीन लेना है, वो नर्व स्टिमुलेंट का काम करता है। एनी हाउ, निकोटीन को आप या टोबैको की लीफ को, टोबैको लीफ से मिलता है,
उसकी लीफ को आप एज ए इंसेक्टिसाइड भी यूज़ कर लेते हो, है ना। टोबैको की लीफ का जो वेस्ट होता है उसको पाउडर बना के स्प्रे कर लेते हैं, तो एज ए इंसेक्टिसाइड उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू प्लांट्स जिनके डिस्क्रिप्शन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आपको फैमिली सोलेनेसी में पढ़ना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फैमिली इज फैमिली लिलिएसी। क्लियर। नेक्स्ट फैमिली क्या आएगा? लिलिएसी फैमिली आएगा। जस्ट ए मिनट, मैं पानी पीता हूं फिर आपको पढ़ाता हूं। सो फैमिली लिलिएसी, लिली फैमिली, लिली एक वेल नोन ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो लिलिएसी फैमिली आपको इसमें देखना है। अब लिलिएसी फैमिली क्या है? लिलिएसी मोनोकॉट की रिप्रेजेंटेटिव फैमिली है। जैसे मोनोकॉट डाइकॉट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फैमिली ब्रेसिकेसी, वैसे मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फैमिली लिलिएसी। सो लिलिएसी इज द रिप्रेजेंटेटिव फैमिली ऑफ मोनोकॉट। तो ये एक बात हो गई। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में आपको लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स मिल जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं। हैबिटेट में वैसे भी मोनोकॉट के अंदर जब आप एवोल्यूशन को समझोगे तो मोनोकॉट्स के अंदर क्या है कि जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर थे वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, है ना। नेचर के हिसाब से क्या था? नेचर के हिसाब से एक प्लांट बना, एल्गी थे, एल्गी बाहर आए, ब्रायोफाइट्स बन गए, उनसे फर्न टेरिडोफाइट्स बन गए, फिर जिम्नोस्पर्म आए, टॉल ट्रीज बन गए जिनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट हैं जो मीजोजोइक एरा से लेके अभी तक हैं, बट फिर भी इतना ज़्यादा वेजिटेटिव बॉडी का कोई यूज़ है क्या प्लांट की लाइफ के हिसाब से? नहीं यूज़ है। तो डाइकॉट के अंदर क्या हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा आया, कम हुआ। मोनोकॉट्स के अंदर यूजुअली आप देखोगे तो वेजिटेटिव पोर्शन छोटा होता चला गया। जिन पार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है प्लांट से, उनको बनाना ही बंद कर दिया। नेचर ने इस करैक्टर को एक्सेप्ट किया और नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो प्लांट्स मोनोकॉट्स में आए उनके अंदर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे वो बहुत रिड्यूस हो गए। फ्लोरल कैरेक्टर फिर उसके कंपैरिजन में इलॉबोरेट हो गए। भाई वेजिटेटिव इतना था, फ्लावर इतना था, अब वेजिटेटिव क्योंकि कम कर दिया है तो फ्लावर इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो भी जैसे फ्लावर के लिए भी हम पढ़ते ही थे कि हमने कैलिक्स करोला की जगह यहाँ पेरियंथ पढ़ा। क्यों पढ़ा? बिकॉज कैलिक्स करोला नॉन एसेंशियल वर्ल थे। प्लांट को दो दो वर्ल बना के एनर्जी वेस्ट ही तो करनी है। क्या उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट यूज है? नहीं। तो धीरे से उन्होंने क्या किया कि दोनों की जगह एक पेरियंथ हो गया। लिलिएसी में आप पढ़ोगे। और अगर आप मोनोकॉट की लास्ट फैमिली की बात करो जो ग्रास फैमिली है जिसमें वीट और मेज आते हैं, तो वहां तो ये पेरियंथ भी नहीं होता, कुछ नहीं है वहां, जीरो, P0। केवल एंड्रोशियम और गाइनीशियम दो ही चीजें हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चाहिए होती हैं, दो ही प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए मोस्ट एडवांस फैमिली भी ग्रेमिनी फैमिली या ग्रास फैमिली कहलाती है। तो हैबिटेट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कोई बड़े ट्री, श्रब, ये सब कुछ नहीं है। प्लांट कैसे? सिंपल हर्बेशियस, छोटे छोटे प्लांट हैं मोनोकॉट्स की फैमिली, लिलिएसी फैमिली में। और अधिकतर कैसे है? पेरिनियल, मल्टीपल ईयर में लाइफ को कंप्लीट करने वाले, जिनका लाइफ स्पैन कई सारे साल का है, वो पेरिनियल कहलाते हैं। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल 1 ईयर में लाइफ कंप्लीट करते हैं, बाइनियल 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं, पेरिनियल मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं। जहां 12th में आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे वहां इन चीजों को दे रखा है। और अधिकतर केस में क्या है कि डॉर्मेंसी भी है इन द फॉर्म ऑफ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने ये तीनों ही नाम पहले से पढ़ रखे हैं, बल्ब, कॉर्ब, राइजोम। बल्ब का एग्जांपल तो मैंने लिखाया भी आपको, सेम था, अनियन, गार्लिक, लिली, क्योंकि लिलिएसी फैमिली में बल्ब बहुत कॉमन है। जितने भी लिली ऑर्नामेंटल हैं, अभी हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे भी, वो सब बल्ब से ही लगते हैं। हालांकि कुछ केस में कॉर्म और राइजोम भी है। हमने जो कॉर्म और राइजोम के एग्जाम्पल पढ़े थे, राइजोम में जिंजर एंड टर्मरिक था,
कॉर्म में आपने कोलोकेसिया, एलोकेसिया, एमार्फोफैलस ये पढ़े थे। तो ये लिलिएसी के नहीं है, लेकिन लिलिएसी में कॉर्म और राइजोम भी होता है, ये भी याद रखना है। तो अंडरग्राउंड स्टेम बल्ब हो गया, कॉर्म हो गया, राइजोम हो गया, कौन सा नहीं है? खाली ट्यूबर नहीं है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए मैं फ्रेम कर दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड स्टेम इज एब्सेंट इन लिलिएसी फैमिली, तो आंसर एनसीईआरटी से ही आएगा ना, बिकॉज क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का हुआ। एनसीईआरटी में दे रखा है कि बल्ब, कॉर्म, राइजोम तो लिलिएसी में है, ट्यूबर नहीं है, तो ट्यूबर विल बी द राइट आंसर, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं। सो हैबिटेट के हिसाब से केवल आपको जो दिखाई दे रहा है वो बेसिकली रूट्स लिखा नहीं है इसमें। रूट आपको पता ही है, रूट एडवेंटिशियस होती है, अगर आप कहीं लिखेंगे भी तो रूट्स कैसी होंगी? रूट्स एडवेंटिशियस। मोनोकॉट में रूट कैसी पढ़ी थी हमने? एडवेंटिशियस रूट्स पढ़ी थी। स्टेम कैसा होगा? स्टेम आपके सामने लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द केस में अंडरग्राउंड स्टेम है। और अंडरग्राउंड में कौन कौन से ऑप्शन है? बल्ब, कॉर्म, राइजोम, बस ट्यूबर नहीं है, बाकी सारे, है ना। तो इस तरीके से याद रखिएगा। लीफ यूजुअली बेस पे होती हैं। अगर आप बल्ब का डायग्राम याद करो तो बल्ब में आपने अनियन गार्लिक बनाया था ना, तो अनियन का डायग्राम इसी तरीके से तो बनाया था कि ये तो स्टेम हो गया, कंडेंस, हाईली कंडेंस, यहाँ पे ये रूट्स बन गई, एडवेंटिशियस रूट्स। अब लीफ यहाँ पे ये है, बस अनियन में लीफ यही तो है, ये सब एडिबल यानी फ्लैशी लीफ थी। ऊपर ये ग्रीन, अगर हरा वाला प्याज है स्प्रिंग अनियन, तो ये ऊपर ग्रीन कलर की लीफ आई। तो लीफ आपको पूरे प्लांट के बेस पे ही तो दिखाई दे रही है, नीचे, क्योंकि और ऊपर तो कोई लीफ है ही नहीं, तो नीचे है, तो इसलिए लीफ कैसे लिख दिया गया? बेसल। ऑल्टरनेट यहाँ पे भी है। अब हमारी बात पूरी हो गई। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी तीनों जगह हैं, और जहां ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी आपने पढ़ा था चाइना रोज, वहां तो है ही। तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी इज कॉमन, मतलब आपके लिए ऑल्टरनेट के एग्जाम्पल बहुत सारे हो गए। लीनियर है लीव्स, लाइन में अरेंज है, एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल यहां भी नहीं है। जैसे सोलेनेसी में स्टिप्यूल नहीं था, लेकिन फैबेसी में स्टिप्यूल था। तो डिफरेंस आप अपने आप कर सकते हो कि स्टिप्यूल फैबेसी में है, सोलेनेसी में नहीं है, लिलिएसी में भी नहीं है। लिलिएसी क्योंकि मोनोकॉट की है तो वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन होगा, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर इन जनरल वेनेशन कैसे पढ़ते हैं? पैरेलल वेनेशन पढ़ते हैं। दीपांशु ने लिखा है सर रूट्स फाइब्रस नहीं होंगी। फाइब्रस का एग्जाम्पल जैसे वीट दिया है ना, तो आपको वही याद रखना है, क्योंकि फाइब्रस तो एक सब टाइप है। अगर हम इसमें फाइब्रस जोड़ेंगे तो फिर मुझे वो नाम मेंशन करना होगा कि किसमें फाइब्रस है। पूरी फैमिली में नहीं आएंगी, किसी एक पर्टिकुलर नेम के साथ आएंगी, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको फाइब्रस के लिए एग्जाम्पल वीट याद रखना है कि जैसा वीट में है वो फाइब्रस हो गया। इन जनरल मोनोकॉट में कभी भी पूछा जाएगा तो रूट्स कैसी है? एडवेंटिशियस है ना। रूट दो ही टाइप की होती हैं, टैप और एडवेंटिशियस। फाइब्रस इज ए काइंड ऑफ एडवेंटिशियस, जहां पे आपने कहा कि लोअर नोड ऑफ द स्टेम से निकलेंगी। यहाँ एक्चुअली फाइब्रस है नहीं। जो एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे जितने भी, इनमें कहीं फाइब्रस रूट्स नहीं आ रही हैं, जो भी हैं वो सिंपल एडवेंटिशियस रूट्स हैं, है ना। तो ये चीजें आ गई कि पैरेलल वेनेशन हो गया। अब आएगा इन्फ्लोरेसेंस, अगेन मोस्टली रैसीम। रैसीम जैसा अभी आपने पढ़ा, आपको मैंने रैसीम पढ़ाया फैबेसी फैमिली में, वहां भी लिखा है मोस्टली रैसीम, ब्रैकेट में राइसीमोस था। या फिर साइमोस होगा, साइमोस जैसा भी आपने सोलेनम में पढ़ा। लेकिन यहाँ के साइमोस और सोलेनम के साइमोस में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? सोलेनेसी में जो आपने साइमोस पढ़ा है उसका एग्जाम्पल क्या था? सोलेनम, बाकी नहीं, बाकी सब में सॉलिटरी एक्सिलरी। लिलिएसी में साइमोस आपको कहाँ मिलेगा? जीनस है एलियम। एलियम में आप प्याज और लहसुन, अनियन गार्लिक दोनों पढ़ेंगे। एलियम सेटाइवम, एलियम सीपा, तो ये गार्लिक अनियन के नाम हो गए। तो एलियम जीनस के अंदर आपको साइमोस मिलेगा। लेकिन साइमोस में खास बात क्या है कि अम्बुलेट क्लस्टर्स बनेंगे। जब आप साइमोस बनाओगे, लाइक ये साइमोस बना हुआ है, तो ऊपर जाके क्या होगा? यहाँ पे फ्लावर्स ऐसे आएंगे और एक अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये बड़ा, फिर ये उससे छोटे, ये उससे छोटे, ये उससे छोटे, ये सबसे छोटे, तो ये अम्ब्रेला शेप क्लस्टर बन जाएगा। है ये साइमोस ही। साइमोस में आपने क्या पढ़ा? सबसे बड़ा फ्लावर सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे छोटा फ्लावर उससे नीचे, एंड सो ऑन। बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावरिंग होता है। एक्सिस के ऊपर सबसे पहले फ्लावर बनता है, लेकिन बस उनका अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट एक अम्ब्रेला के जैसा है। तो अम्ब्रेला के जैसा है तो अम्बल वर्ड आ गया, अम्बुलेट क्लस्टर बोल दिया जाता है। तो मोस्टली रैसीम है और साइमोस में यूजुअली क्या होता है? अम्बुलेट क्लस्टर्स आर देयर। और ये एग्जाम्पल एलियम के लिए अप्लाई होता है, तो वो याद रखना है। फ्लावर्स कैसे हैं? फ्लावर में ब्रैक्ट है,
तो ब्रैक्टिएट BR लिखा जाएगा, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअलिटी का साइन आएगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप याद कर सके तो ठीक है, वरना छोड़ भी सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है रस्कस और स्माइलेक्स में। रस्कस और स्माइलेक्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए क्रॉस लगा रहा हूँ। रस्कस और स्माइलेक्स बेसिकली आप अभी एग्जाम्पल में पढ़ोगे, उनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, अदरवाइज इन जनरल फ्लावर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। फ्लावर सिमेट्री के हिसाब से कैसे है, एक्टिनोमॉर्फिक, पोजीशन के हिसाब से हाइपोगाइनस, और नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट क्योंकि 3 आएगा सब जगह, इसलिए ट्राइमेरस। तो फ्लावर ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, ट्राइमेरस, ये नाम आ जाएंगे, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे भी आप सब चीज़ों को करके देखो ना, एक मतलब मेरा अपना मानना ये है कि आप आज ये चैप्टर अभी खत्म हो ही रहा है तो आप अपने घर में जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, कंपैरेटिव, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, सबके कंपैरेटिव कैरेक्टर लिख लीजिए। और चाहे तो हम ब्रेसिकेसी भी लिख सकते हैं, डायग्राम से, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला से आपको मस्टर्ड के कैरेक्टर भी दिख जाएंगे। आप सबको कंपैरिजन में देखो क्या सब में कॉमन है, क्या सब में डिफरेंस है। जैसे अगर आप सबको देखोगे तो अभी तक हमने जितने भी फ्लावर पढ़े सब बाइसेक्सुअल है, आपने कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं पढ़ा। ये सामने जो लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से सारे फ्लावर बाइसेक्सुअल या कंप्लीट हो गए, मस्टर्ड, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, सब जगह, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक कहाँ है, मस्टर्ड में है, सोलेनेसी में है, लिलिएसी में है, फैबेसी में कैसा हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया। चारों ही हाइपोगाइनस हैं, मतलब चारों में ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स के हिसाब से लिलिएसी में ट्राइमेरस हो गया, सोलेनेसी में पेंटामेरस हो गया, मस्टर्ड में टेट्रामेरस लिखा है, फैबेसी में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं आएगा, डैश कर दीजिए। तो जब आप ये कंपैरेटिव चीजें लिखोगे ना तो आपको सामने जब चारों एक साथ पढ़ेंगी आपकी नजरों के सामने तो खुद ही याद हो जाएगा कि अच्छा ये डिफरेंसेस हैं या ये कॉमन चीजें हैं, है ना। अभी मैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, सभी में ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, एक्चुअली ये समीर ने लिखा है, तो ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी आएगी, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी सभी में आ जाएगा। जैसे आप लीफ का करेक्टर लोगे तो उसमें भी वही है कि ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी हर जगह आपको मिल रही है। स्टिप्यूल के हिसाब से अगर ढूंढोगे तो वो भी मिल जाएगा, लाइक एक्स स्टिपुलेट सोलेनेसी में भी है, लिलिएसी में भी है, बट फैबेसी में स्टिपुलेट लीफ था, तो एक डिफरेंस भी आपको मिल गया कि फैबेसी का सोलेनेसी और लिलिएसी से अगर चेंज हो तो। वेनेशन का भी देख सकते हो, फैबेसी और सोलेनेसी में रेटिकुलेट वेनेशन है, लिलिएसी में पैरेलल वेनेशन आ गया क्योंकि ये मोनोकॉट की फैमिली है। तो जब आप ये कंपैरेटिव चीजें लिखोगे ना तो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट के पढ़ने के तरीके अलग होते हैं। इवन मतलब जैसे साइकोलॉजी ये कहती है कि हर एक ह्यूमन माइंड एक अलग पेशेंट होता है। साइकोलॉजी में एक पेशेंट की थेरेपी दूसरे पेशेंट पे कभी अप्लाई नहीं हो सकती, बिकॉज सबका माइंडसेट अलग है, सबको भगवान ने ब्रेन एक दिया एक जैसा है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो सबका अलग अलग होता है। तो मैं वो बता सकता हूँ जो मैंने लोगों को देखा या जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किया। हो सकता है वो आपके साथ मैच कर जाए, आपको सही लगे, और नहीं लगता है तो पर्पस ये होता है कि भाई याद करना है, चाहे ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, है ना। आप किसी काउंसलर के पास जाओ तो काउंसलर जबरदस्ती थोपती है कि अच्छा ये कर लो ये, अरे भाई मुझे क्या करना है वो तो मैं डिसाइड करूंगा ना। आपको तो ये एनालाइज करना चाहिए कि मेरे लिए क्या कैरियर अच्छा है क्या बुरा, और ये कैसे होगा, मेरी IQ लेवल को चेक करके। तो बेसिकली वो टेस्ट लेके आपका IQ देखती है और फिर बताती है कि अच्छा आपके लिए इंजीनियरिंग अच्छा है या आपके लिए मेडिकल अच्छा है, आपके लिए कुछ और अच्छा है क्या, लाइक दिस। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ठीक है इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो मे बी कि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, एक चीज़ें सामने आ जाती हैं। और जैसा मेरा सिंपल सा रूल रहता है, पूरी क्लास का पहला रूल मेरा यही रहता है, पहला है रेलिवेंसी और दूसरा है मिनिमम ऑन पेपर मैक्सिमम इन माइंड। और वो तभी हो सकता है जब आप पेपर पे शॉर्ट नोट, फ्लो चार्ट्स, कंपैरेटिव, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज ऐसे करके चीज़ों को पढ़ो। कुछ लोग बुक से पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ सकते हैं। रिजल्ट सबका इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ा वो पर्सन टू पर्सन वेरिएबल है, तो ये चीज़ें वेरिएबल हो सकती हैं। सर एग्जाम्पल में सबके बॉटेनिकल नेम याद करने होंगे, बिल्कुल याद करने होंगे, कोई उसमें दो राय नहीं है, आपको सब याद करने होंगे, है ना। और इसके लिए मतलब किसी भी चीज़ में कभी लगता है कि कोई चीज़ याद नहीं होती, तो उसका सबसे अच्छा एक ही सोल्यूशन है, जो तीसरा सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसे पहला था रेलेवेंसी, दूसरा था मिनिमम ऑन पेपर मैक्सिमम इन माइंड, और तीसरा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। किसी को बॉटनी सुनानी नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी जिंदगी का एक स्टेप पार करना है कि मुझे मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, बॉटनी से पीछा छूटा,
उसके बाद तो बॉटनी आएगी नहीं। अपना आराम से जूलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते रहिए, अच्छे कैरियर में जाइए बस। तो बॉटनी को एक एज ए स्टेप चूज करना है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम का है, जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है, मुझे उतना करना है। वो कैसे याद होगा? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। एक ही पेपर को 10 बार करो, क्या फ़र्क पड़ता है? बार बार करिए, बार बार आंखों के सामने आएगा, खुद ही याद हो जाएगा। अगेन ये मेरा तरीका है, समटाइम्स दिस नॉट वर्क फॉर द डिफरेंट स्टूडेंट। सबका माइंड सेट अलग है, सबका ग्रेस्पिंग पावर अलग है। कोई 2 घंटे में बात समझ जाता है, कोई 2 मिनट में समझ जाता है, कोई 2 महीने में नहीं समझेगा। तो ये भी चीज़ें वेरिएबल हो जाती हैं, ये आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। फ्लावर में पेरियंथ कितने हैं, हम फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। पेरियंथ में टेपल का नंबर 6 है, क्योंकि कैलेक्स करोला नहीं होगा तो टेपल आ जाएगा। 2 ऑल्टरनेट वर्ल हैं, 3 बाहर 3 अंदर। और ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? एक के नीचे एक नहीं आएगी, एक अगर ऐसे है तो दूसरी ऐसे। अभी आप इसको डायग्राम में देखोगे तो आपको जो ऑल्टरनेट वर्ल है ना, ये वर्ड समझ में आ जाएगा कि ऑल्टरनेट वर्ल का मतलब क्या है। सारे जुड़ जाएंगे तो गैमो कंडीशन आ गई, गैमो टेपलस वर्ड हो गया। और जुड़ने के बाद एक ट्यूब बना देते हैं, तो यहाँ पे ये गैमो वर्ड आ जाएगा, गैमो टेपलस। सारे टेपल फ्यूज कर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? गैमो टेपलस। एस्टिवेशन यहाँ भी वेलवेट है, अब तक तो मैंने कई बार आपको ये बता दिया। स्टेमन आप देखोगे तो 6 हैं, अगेन 3+3, 3 बाहर 3 अंदर, इस तरीके से। और ये पेरियंथ से जुड़े हुए हैं, एपीफेलस। तो यहाँ पे पी और ए के ऊपर आप आर्क बना हुआ देखोगे, तो अपने आप पी है तो लिलिएसी फैमिली हो गया, आर्क है तो एपीफेलस हो गया। नंबर के हिसाब से 3+3 पेरियंथ में भी है, बट वो फ्यूज है। यहाँ पे 3+3 जो है वो एपीफिलस सिचुएशन को शो करते हैं। गायनीशियम में भी क्या होगा? गायनीशियम में 3 कार्पेल है, ट्राई कार्पेलरली, ब्रैकेट बना दिया, सिन कार्पस, लाइन बना दी सुपीरियर ओवरी। क्योंकि एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है तो ट्राई लॉकुलर भी होगी। एक्साइल का तो फिक्स होता है कि जितनी कार्पेल उतने चैम्बर, तो ट्राई कार्पेलरली, ट्राई लॉकुलर। फ्रूट अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल रेयरली बेरी। अब ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है मेरे हिसाब से, लेकिन हम इतने ध्यान से देखते नहीं, या स्टूडेंट इतने ध्यान से नहीं देखता। सोलेनेसी में लिखा है बेरी बट कैप्सूल इन धतूरा, यहां क्या है? कैप्सूल बट रेयरली बेरी, उल्टा है एक्चुअली। सोलेनेसी में बेरी कॉमन है, कैप्सूल रेयर है। लिलिएसी में कैप्सूल कॉमन है, बेरी रेयर है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो लिख के अपनी बात पूरी कर दी, अब आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से करना है ना। सीड्स एंडोस्पर्मस, वैसे भी मोनोकॉट के अंदर मोस्ट ऑफ द केस में एंडोस्पर्म होता है, तो सीड्स कैसा हो जाएगा? एंडोस्पर्मस हो जाएगा। क्लियर? ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हमने यहाँ पे ब्रैक्टिएट लिखा हुआ है, ये ब्रैक्ट है हो गया तो ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 3+3 यूनाइटेड इन द ट्यूब, ब्रैकेट बना दिया। एंड्रोशियम 3+3 सारे फ्री हैं बट एपीफिलस है तो ऊपर आर्क बनी हुई है। गायनीशियम में ट्राई कार्पेलरली, ब्रैकेट बना है सिन कार्पस, नीचे लाइन बनी है सुपीरियर ओवरी। ये एलियम सीपा अनियन का डायग्राम है। अनियन में अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं आना चाहिए कंडेंस सिस्टम, नीचे ये एडवेंटिशियस रूट्स, ये लीफ हो गई, लीफ बेस बेसिकली हुए, क्योंकि लीफ यहीं से अराइज होती है, सब लीफ हैं। और फिर अनियन में एक फ्लावरिंग के टाइम पे ये पतला सा स्टॉक आएगा जिसके ऊपर जाके फ्लावर बनेगा। इस पतले से स्टॉक को भी बोलते हैं स्केप। ये कहीं पे नाम अगर मिल जाए तो याद रखिएगा। स्केप का मतलब है एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जिस पे कोई भी चीज नहीं बनी हुई है, ना तो इस पे कोई लीफ आएगी ना कोई फ्लावर आएगा, पूरा डंडा सा स्ट्रक्चर खाली है और ऊपर जाके सारे फ्लावर्स बन जाएंगे। तो किसी भी अनब्रांच इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को स्केप बोलते हैं। तो कई बार बुक में लिखा होता है कि ये स्केपेजेरस साइम है। अगर ये वर्ड आपको किसी क्वेश्चन में मिले, स्केपेजेरस साइम, साइमोज अभी आपने पढ़ा, साइमोज विद अम्बुलेट क्लस्टर, अभी यही तो लिखा था एलियम के अंदर, एलियम का डायग्राम बना हुआ है। तो साइमोज विद अम्बुलेट क्लस्टर का दूसरा नाम क्या आएगा? स्केपेजेरस साइम, कि एक पतला सा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस बनेगा जिसमें बीच में कोई भी चीज नहीं आएगी, ना तो कोई ब्रांच, ना कोई लीफ, ना कोई फ्लावर। ऊपर जाके टिप पे फ्लावर बनेंगे इन द अम्ब्रेला शेप मैनर, जैसे ये बना हुआ है कि आपको अम्ब्रेला शेप मैनर दिखाई दे रहा है, तो ये अम्बुलेट क्लस्टर ये बना हुआ है। तो इसको हम अम्बुलेट क्लस्टर बोलते हैं कि अम्ब्रेला शेप आ गया तो अम्बुलेट क्लस्टर बन के तैयार हो गया, है ना। दिस इज अम्बुलेट क्लस्टर, जो बुक में लिखा हुआ था एग्जाम्पल एलियम। तो एलियम के साथ ही हम चीजों को पढ़ रहे हैं। और ये डायग्राम है फ्लोरल डायग्राम, ये मदर एक्सिस हो गया। अब यहां देखोगे तो एक ये है पेरियंथ यानी टेपल, एक ये है और एक ये है। तो ये तो अगर देखो तो ऐसे हो गए मदर एक्सिस के,
और नीचे वाले जब आप देखोगे तो एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये ऐसे हुए हैं। तो जो लिखा था कि 3+3 इन ऑल्टरनेट वर्ल, तो बाहर वाले जहां पे 3 है उसके नीचे 3 नहीं आएंगे, उसके अपोजिट साइड पे 3 आएंगे, तो इसलिए लिखा था 3+3 अरेंज इन 2 वर्ल, 2 ऑल्टरनेट वर्ल। और ये जुड़ जाते हैं तो ये जुड़ा हुआ दिखाया है, इसको इससे जोड़ दिया गया है, इसको इससे, ये पूरा सब जुड़े हुए हैं आपस में। जुड़ जाएंगे तो फिर ये ऑफन यूनाइटेड इनटू ट्यूब, जो लाइन लिखी है वो पूरी हो जाएगी। नीचे 6 स्टेमन बने हुए हैं तो 6 स्टेमन लिख दिए, 3 अंदर वाले से जुड़े हैं, 3 बाहर वाले से जुड़े हैं, तो 3+3, और क्योंकि पेरियन से जुड़े हैं तो आर्क बना दिया। सेंटर में ये बना ही हुआ था, एक्साइल प्रेजेंटेशन मैंने आपको बना के दिखाया था, ऐसे बना हुआ है, ये 3 कार्पेल, 3 चैम्बर, बीच में नंबर ऑफ सीट्स, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन सेंटर में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला हुआ। जहां तक ये लिलिएसी फैमिली में ओके, लिलिएसी के एग्जाम्पल्स बुक में होंगे, आई थिंक शायद इस स्लाइड में मिसिंग है। ओके, कोई बात नहीं, मैं लिलिएसी के एग्जाम्पल लिख देता हूं आपकी बुक में। जब आप एग्जाम्पल्स को देखोगे तो एग्जाम्पल्स में सिंपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, अनियन, गार्लिक, दिस इज एलियम सीपा, एलियम सटाइवम। दोनों मेडिसिनल है, आप जानते हैं अनियन गार्लिक मेडिसिनल होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज के। एलियम सीपा में आपको लिखाया था मैंने, फ्लैशी लीव्स आर एडिबल, इवन गार्लिक में भी, और उसमें भी फ्लैशी लीफ में एक्चुअली क्या था, फ्लैशी लीफ बेस था, पल्विनस जैसे आप बोलते थे। तो लीफ का बेस नीचे वाला जो अनियन में वो गांठ बन जाती है और वो एलियम और गार्लिक का एडिबल है। अगर ग्रीन अनियन गार्लिक है, स्प्रिंग अनियन स्प्रिंग गार्लिक है, तो पूरा पार्ट एडिबल मान लिया जाता है। तो ये दोनों प्लांट हो गए जो आपको याद रखने। इसके अलावा कॉल्चिकम, हम इसे 12th में भी पढ़ेंगे, कॉल्चिकम ऑटम नेल, इससे एक मेडिसिन या ड्रग मिलती है, उसे हम कॉल्चिकम कहते हैं, ये ड्रग है, मेडिसिनल वैल्यू का है। इसको पॉलीपोलाइडी इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। आप 12th में पॉलीपोलाइडी पढ़ोगे जेनेटिक्स में, तो वहाँ पॉलीपोलाइडी को इंड्यूस करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है, दैट इज कॉल्चिकम ऑटम नेल, बिलोंग टू द प्लांट कॉल्चिकम ऑटम नेल, ड्रग इज कॉल्ड कॉल्चिकम। कॉल्चिसीन भी बुक में लिखा होगा, दिस इज कॉल्चिसीन। कॉल्चिसीन और कॉल्चिकम ये ड्रग हो गया जो कॉल्चिकम ऑटम नेल प्लांट से मिलेगी। इसके अलावा सीधे सीधे बुक में कुछ नाम मेंशन है, लाइक एलोवेरा, सब जानते हैं एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है ना। यक्का, अगर आपने पढ़ा हो तो कभी आएंगे तो आपसे पूछूंगा कि ये किस फैमिली के हैं, अभी तो फिलहाल आपको याद रखना है। ड्रेसिना, स्माइलेक्स, है ना। और जो अभी आप फ्लावरिंग में लिखोगे तो ट्यूलिप, है ना, लिली, ये फ्लावर है, ऑर्नामेंटल है, ये सब मेडिसिनल हैं जितने भी लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये भी मिलेगा आपको कि ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर मेडिसिनल प्लांट है, तो उसका आंसर लिलिएसी आएगा। हालांकि मेडिसिनल में फैबेसी में आपने मुलेठी पढ़ा है, सोलेनेसी में आपने धतूरा, बेलाडोना और अश्वगंधा तीनों पढ़े हैं, बट फिर भी ओवरऑल फैमिली वाइज जब पूछा जाएगा कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की फैमिली कौन सी है, तो आंसर आपको लिलिएसी देना है, बिकॉज उसमें जितने भी प्लांट लिखे हैं, लिली ट्यूलिप को छोड़ दीजिए, अनियन गार्लिक, कॉल्चिकम, एलोवेरा, यक्का, ड्रेसिना, स्माइलेक्स और भी नाम हैं, ये सब मेडिसिनल प्लांट है। सबसे मेडिसिन निकलती है, कुछ आयुर्वेद में, कुछ होम्योपैथ में, डिफरेंट ब्रांच ऑफ आयुष हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं, तो ये इसलिए मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की कहलाती है ना। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली।
लिलिएसी, है ना। तो लिलिएसी फैमिली में हमने जितना पढ़ना था हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आपको पढ़ना है एनाटॉमी, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, और तब तक मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे हैं वो मेरे साथ आपके भी तरीके से हो जाए, मतलब डाउट्स हैं तो वो भी ख़त्म करिए, और जो याद करना है वो भी करिए, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो भी करिए। चीज़ें टाइम टू टाइम पे ख़त्म कर दोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं कर पाए तो बाद में कैसे करेंगे, बट कोशिश यही करिए कि मैंने आज मॉर्फोलॉजी ख़त्म किया तो आज, मतलब जब तक मैं एनाटॉमी शुरू नहीं कर रहा तब तक आपका भी मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये है कि कम से कम मेरे साथ साथ आपके चैप्टर्स पूरे होते चले जा रहे हैं, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। वीकेंड भी आपके लिए, क्योंकि आपकी क्लास अब नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को ही होगी शायद बॉटनी की। सो साइनिंग ऑफ फॉर ऑल and thanks to all of you.